नमस्कार, आभार, अभिनंदन। एक नए दिन, नए रंग और नए ढंग के साथ आपका अपना कार्यक्रम बिहार बिहार लेकर मैं अनामिका एक बार फिर आपसे जुड़ गई हूँ। आप सभी प्यारे दर्शकों का दिल से स्वागत करती हूँ। आपकी सुबह खूबसूरत हो, मोटिवेशन से भरी हो, इसी कोशिश और उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत कबीर के इस सुंदर दोहे से करना चाहूँगी। श्रम ही ते सब होत है, जो मन राखे धीर, श्रम ते खोदत कोप ज्यूं, थल में प्रगटे नीर। इसका मतलब है ऐसा कोई काम नहीं जिसे कड़ी मेहनत और लगन से पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई कोशिश नहीं जिसे धैर्य के साथ, सब्र के साथ करने पर सफल नहीं बनाया जा सकता। ठीक उसी तरह जैसे कड़ी मेहनत से कठोर धरती को खोदते खोदते कुआं बन जाता है और उससे शीतल जल निकल आता है। पर कई बार दर्शकों, जीवन में ऐसा भी होता है कि सफलता पाने की राह में हमें असफलता का स्वाद भी चखना पड़ता है, और जब हम उस कोशिश में सफल नहीं हो पाते तो हम जल्दी ही निराश होने लगते हैं। हम दोबारा फिर से कोशिश करना छोड़ देते हैं। हम जल्दी रिजल्ट पाने के लिए इतने उत्सुक हो जाते हैं, इतने अधीर हो जाते हैं कि हमें लगता है कि शायद अब हम जीवन में कुछ कर नहीं पाएँ। लेकिन अगर वहीं हम पूरे धीरज के साथ, संयम के साथ कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, तो चाहे मंजिल कितनी भी दूर हो, हम एक दिन कामयाब ज़रूर होते हैं। वो कहते हैं ना, पेशेंस एंड हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। इसी के साथ दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपको आज के हमारे विशेष मेहमान से मिलवाने का। एक डॉक्टर का स्थान हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य ये होता है कि वो सेल्फलेस होकर अपने सर्विस लोगों को दे सके और उन्हें हर तरह की बीमारियों से, रोगों से अवेयर करे, आगाह करे। हमारे स्टूडियो में आज ऐसे ही एक विशेष जाने माने डॉक्टर मौजूद हैं जिनसे हम आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जिन्होंने BHU से MD इन मेडिसिन किया है और अभी एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन अपनी सेवा दे रहे हैं। तो आइए मिलकर इनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत बिहार बिहार में। धन्यवाद अनामिका जी, बहुत बहुत जी सर, आज 24 मार्च को हम वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मना रहे हैं, जिसे एक ग्लोबल एपिडेमिक की तरह देखा जाता है। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस घातक बीमारी के बारे में लोगों को अवेयर कराना कितना ज़रूरी है। सबसे पहले अनामिका जी, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बधाई। ये डे मनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी अहमियत क्या है? आज आप देखेंगे कि एक ऐसी बीमारी जिसका पूर्ण इलाज संभव है, पूर्ण इलाज संभव है, इतने अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक हैं इसके कि और सारी बीमारियों को आप छोड़ दें। मतलब अभी अगर हम लोग कहते हैं मजाक के टर्म में कि अगर एक बीमारी आपको अगर लेनी है, भगवान के द्वारा कहा जाए अगर ऑप्शन है, तो आप TB चूज करें। क्यों करें? क्योंकि इसका निराकरण 100% है, कोई रेसिडुअल चीज नहीं रह जाता और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। लेकिन आज जरा इस बात की कल्पना कीजिए कि 18वीं सदी में रॉबर्ट कॉक के द्वारा आज ही के दिन इस बैक्टीरिया का इजाद हुआ, उसको बाद एंटीबायोटिक बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और उसके बाद से आज 2025 हो गया और आज हम भी लड़ रहे हैं इसके लिए। जी, आज करीब करीब 11 करोड़ पूरी विश्व की जनसंख्या TB से ग्रस्त है जी, और भारतवर्ष उसका 25% है। तो आज के वैज्ञानिक धरातल के लिए, आज के हमारे सामाजिक सोच के लिए, आज के हमारी राजनीतिक जागरूकता के लिए हमारे चेहरे पे एक बदनुमा दाग है, एक कलंक है। और अनामिका जी, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे WHO के द्वारा इस स्लोगन दिया गया और आज का थीम है कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। क्योंकि इतनी अर्जेंसी है कि इतने दिनों के बाद भी हम क्यों इस मुकाम पे हैं, इसके पीछे तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर, जब TB का नाम सुनते हैं लोग तो मन में डर आ जाता है, डर जाते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बीमारी के कारण क्या क्या हैं, ये बताएं। ऐसा है अनामिका जी कि इस बीमारी के कारण तो आप समझ रही हैं कि एक बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम से है ग्रस्त है। मैं थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि 2 तरह की TB होती है। एक
पल्मोनरी टीबी, फेफड़े की टीबी, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, जिसको क्लासिफाई हम लोग करते हैं। ये बैक्टीरिया जो है वो जब व्यक्ति के फेफड़े में जाता है, वो सांस के द्वारा जाता है। ज़्यादा 75% केस में फेफड़े की टीबी होती है। तो ये फेफड़े की टीबी आपको कई तरह के लक्षण देता है, जैसे खांसी का होना, बलगम का होना, बलगम से खून आना, कमज़ोर होना, या धीरे धीरे आदमी मौत के आगोश में जाता नजर आता है। तो इसका कारण वही बस एक छोटा सा बैक्टीरिया है जिसका पूर्ण इलाज संभव है। जी, तो कारण तो यही है। लक्षणों की बात अगर जी सर, मेरा अगला सवाल यही है सर। कई बार ऐसा होता है सर कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि शरीर बदलाव आते हैं शरीर में, और छोटे मोटे हमारा शरीर हमें सिम्टम्स भी देता है जिसे हम शायद समझ नहीं पाते, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे समझ पाए इंसान कि हाँ कोई बीमारी है और इसे जल्दी ही हमें डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना है। ऐसा है अनामिका जी कि आप ये समझ लीजिए कि अभी हम जो इंडियन पॉपुलेशन है, करीब करीब 25% लोग इस बीमारी के इन्फेक्शन से ग्रस्त हैं, 25%। लेकिन उसका सिर्फ 4 से 5% हिस्सा ही टीबी के बीमारी के रूप में परिलक्षित होता है। जी, इन्फेक्शन आना और बीमारी का होना दोनों दो चीजें हैं। जी, आज हमारे भीतर भी ये इन्फेक्शन आया होगा जो खुद ब खुद ठीक हो गया, कि ये बैक्टीरिया आया होगा अंदर, लेकिन आपके अंदर अगर इम्यूनिटी ठीक है, आपके अंदर वो क्षमता है कि इस बैक्टीरिया का प्रतिकार कर सकें, तो आपको कुछ नहीं होगा, ये खुद ब खुद ये चला जाएगा। इसको कभी कभी जब थोड़ा सा बढ़ता है तो इसको लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जिसमें आपको लक्षण नहीं पता चलता है। आप सब काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब लक्षण आने लगे, लक्षण में क्या है? सीने में दर्द का होना, खांसी का आना, रात के रात हल्का सा बुखार चढ़ जाना, जिसको हम लोग इंग्लिश में इवनिंग राइज ऑफ पैरेक्सिया कहते हैं। जी, रात में पसीने का चलना, बिना कारण शरीर का वजन घटते चले जाना, आपकी कमजोरी का बढ़ते जाना, सीने में दर्द का होना। अगर शुरू में ही आपने डिटेक्ट कर लिया और इलाज चल गया तो आपका 100% क्योर है। लेकिन शुरू में अगर आपने इसको इग्नोर किया तो इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? सामाजिक दुष्परिणाम होगा कि ये एक व्यक्ति अगर चाहे तो 5 से 8 या 10 व्यक्तियों को वो इन्फेक्ट कर सकता है। और आप जान नहीं रहे हैं कि हम टीबी से ग्रस्त हैं। आप जा रहे हैं ट्रेन पे, आप जा रहे हैं बस में, आप भीड़ में बैठे हुए हैं, कहीं बैठे हुए बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति टीबी से ग्रस्त है, वो इलाज नहीं ले रहा है, लेकिन अगर खांस दिया, छींक दिया, आपको हो गया, तो वो एक तरह से दान दे रहा है। जी, पूरे समाज में एक टीबी का व्यक्ति जो दवाइयों पर नहीं है, जिसके अंदर टीबी का इन्फेक्शन है, जो ग्रस्त है, वो दान देता चला जा रहा है। वो जहां भी जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, प्लेन से जा रहा है, कहीं से जा रहा है, अगर मास्क नहीं पहने हुए कोई, क्योंकि पहनेगा ही नहीं, एहतियात लेगा नहीं, क्योंकि वो तो समझ नहीं रहा है। तो इसलिए इसमें अर्ली कंट्रोल, अर्ली लक्षण पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, ताकि ये जो समाज को आप दे रहे हैं, जो भयानकता आप परोस रहे हैं, जो तस्वीर दे रहे हैं, उससे निजात मिल सके। बिल्कुल सर। शुरुआती लक्षण अगर पहचान में आ जाए तो हम जल्दी उसका ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं और ऐसे हम काफ़ी लोगों को उससे ग्रसित होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल सर, टीबी जैसी बीमारी सर, ऐसा जनरली सोचते हैं कि लोग कि हम बच जाएं, ये हो ना, तो क्या करें, इससे बचाव कैसे करें और इसका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से है, कैसे? ऐसा अनामिका जी कि बचाव के लिए तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि टीबी मैं वही बता रहा हूँ कि ये आपके अंदर का जो डिफेंस फोर्सेस है, आर्मी जो बैठा हुआ है, जिसको इम्यूनिटी पावर हम लोग कहते हैं, इम्यूनिटी पावर, उसके भीतर और इन्फेक्शन के भीतर एक जंग चलती है। कहीं भी आपके अंदर जो इम्यूनिटी का पावर है वही मेन रोल अदा करता है। जी, तो आप ये समझ लें कि आपकी इम्यूनिटी जो है, जो आपके अंदर की जो आर्मी पावर है, फाइटिंग पावर है, वो कैसे घटती है? वो घटती है अगर आपको डायबिटीज हो गया, अगर आपको मधुमेह की बीमारी है, तो आप ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा संभावना है कि टीबी का अगर एक कीड़ा आपके अंदर जाएगा तो भयानक रूप लेगा। अच्छा, अगर आपको मधुमेह नहीं है, आपका इम्यूनिटी पावर ठीक है, टीबी का कीड़ा गया, खुद ब खुद अंदर शरीर का इम्यूनिटी पावर उसको मार देगा। जी, तो डायबिटीज पहला चीज़ है। दूसरा, अगर आपको कहीं ना कहीं HIV का वायरस है, या लोगों में कहीं HIV का वायरस है जिसको आपने इन्फेक्ट कर दिया, उसकी वजह से इम्यूनिटी पावर घटता है। तीसरा, आप खान पान और पोषण पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो खान पान और पोषण पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब दिन भर आप इतने मशरूफ हैं अपने काम में कि आपको कोई चिंता नहीं कि कितना विटामिन जा रहा है, कितना मिनरल्स जा रहा है, कितना प्रोटीन जा रहा है। आप बस इसको खाना को और पोषण को खाना पूर्ति समझ के
कोई एक्सरसाइज नहीं है, दिन भर सेडेंट्री हैबिट है, जैसा आपने योग की बात अभी कर रहे थे, आपने अपने शुमार नहीं किया कोई अच्छी आदतों का, तो आपका इम्यूनिटी पावर घटना शुरू हो गया। आप करोड़ों के मालिक हो गए लेकिन शरीर आपका अंदर से जर्जर हो गया, तुरंत आपको ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। जी। तो मेन लड़ाई आपके अंदर का इम्यूनिटी पावर और आपके इन्फेक्शन के बीच है। ये जंग में जो जीतेगा, जीत उसी की होगी। जी, कहने का मतलब है सर, लाइफस्टाइल अगर हम अपना हेल्दी रखें, बिल्कुल, अपने खान पान पे ध्यान दें, तो सर हम जो अंदर इम्यून पावर जो और हम एक चीज़ है नामिका जी, बिल्कुल, कि ये एहतियात आपको बरतना होगा कि अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है कि सिम्टम है, चाहे थोड़ा कमजोर नजर आ रहे हैं, तो कम से कम समाज को एक योगदान दीजिए, सामाजिक कंट्रीब्यूशन होगा कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाइए तो एक मास्क पहन कीजिए, ताकि जमहूरियत को आप बचा सकें। एक सामाजिकता का निर्वाह करना बहुत जरूरी है, मास्क पहनना भीड़ भाड़ जगहों में, ताकि आपसे किसी को ये दान स्वरूप न मिल जाए। बिल्कुल, खुद सावधान रहें, समाज को बचाएं। बिल्कुल सर। सर अब सर टीबी कितने प्रकार की होती है ये भी आपसे जानना चाहेंगे, और क्या सभी प्रकार का जो वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो एक जैसा होता है या अलग होता है? बिल्कुल माकूल प्रश्न है नामिका जी, क्योंकि शुरू में भी मैंने कहा था कि बेसिकली हम लोग क्लासीफाई करते हैं दो प्रकार में, वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी फेफड़े की टीबी। फेफड़े की टीबी जो आम तौर पर माना जाता है, जिसमें खांसी का होना, बलगम आना, बलगम से खून आना, सीने में दर्द होना, रात के रात बुखार चढ़ जाना, कमजोरी होता चला जाना, वजन का घटता चला जाना, ये सब है फेफड़े के टीबी का लक्षण, जो 75 to 80% केस में होता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी केस में ब्रेन का टीबी हो सकता है। तो ब्रेन के टीबी में आपको सर दर्द होगा, चक्कर हो सकता है, आप गिर सकते हैं, तो ब्रेन का टीबी होता है। किडनी का टीबी होता है कि किडनी के टीबी में आपको पेशाब से खून आना शुरू हो गया जी। तो पेशाब से खून आने को कभी इग्नोर मत कीजिए। पेशाब का बार बार इन्फेक्शन का होना, खून का आना, किडनी के एरिया में थोड़ा दर्द का होना और साथ में बुखार का होना, ये सारे लक्षण किडनी ट्यूबरकुलोसिस के भी हो सकते हैं। तीसरा स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस, ये बड़ा कॉमन इस बार हो गया है कि हड्डियों की टीबी जिसमें आपको बैकएक रहेगा, कमर का दर्द होगा, कभी कभी कमर का दर्द बढ़ करके आपके जो लोअर लिम्ब है, पैरों में एक कमजोरी कर देता। तो ये जो हड्डियों की टीबी है, इसमें आपको अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा, जागरूकता को बढ़ाना पड़ेगा कि ये मान के चलना कि कमर का दर्द और पैरों के अंदर जो जकड़न है ये टीबी की वजह से भी हो सकता है। कई लोग इसे बस मामूली समझ करके दर्द की दवाइयाँ ले लेते हैं ताकि आज दर्द में निजात मिल गया, छुटकारा मिल गया, कल के लिए हम फ्री हो गए। ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक अच्छे हड्डी रोग विशेषज्ञ से भी मिलना पड़ेगा जी। तो हड्डियों की टीबी जैसा मैंने बताया, और चमड़े की टीबी, स्किन ट्यूबरकुलोसिस भी होता है। तो आप बेसिकली यही होता है जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में फेफड़े की टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में किडनी का, हड्डी का, स्किन का और ब्रेन का। ये सारे लक्षणों को आप जानेंगे, सतर्क रहेंगे, जागरूकता के दायरे को बढ़ाएंगे, तो आप कहीं न कहीं इसको डायग्नोसिस करवाएं। और अर्ली ट्रीटमेंट सबसे ज़रूरी है कि आज वर्ल्ड जो टीबी डे की अहमियत इसलिए है कि इसमें कमिटमेंट करना है। बिल्कुल। और कमिटमेंट अनामिका जी सिर्फ डॉक्टरों का नहीं है, कमिटमेंट आपका है, मीडिया पीपल का, जो आप कर रही हैं, इसका एक बहुत बड़ा रोल है समाज में जी। समाज में संदेश संप्रेषित करने के लिए बहुत बड़ा रोल है। रिलीजियस पर्सन्स का, जो धार्मिक लोग हैं, वो भी समझाएंगे। पॉलिटिकल कमिटमेंट, जैसा कि आपने देखा कि 2018 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टीबी मुक्त भारत का सपना देखा, और वो पॉलिटिकल कमिटमेंट से ही आएगा। तो पॉलिटिकल कमिटमेंट, हेल्थ कमिटमेंट, रिलीजियस कमिटमेंट, मीडिया कमिटमेंट, पूरे समाज का इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टीबी के इरेडिकेशन में एक मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात कही सर आपने। बहुत सारी बातें आपने जो अभी बताई, हमारे दर्शक वो नहीं जान रहे होंगे और आज उनको काफ़ी जानकारियाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रही होंगी। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। सर अब ये जानना चाहेंगे, ऐसा मानते हैं कि अगर सही समय पर टीबी का इलाज ना हो, ट्रीटमेंट ना हो, तो धीरे धीरे बॉडी के और ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करता है, कितना सही है ये? बहुत सही है अनामिका जी, यही तो सबसे बड़ा सरदर्द हमारे लिए है। अभी आप समझ लीजिए कि इसको कहते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ये नॉर्मल टीबी में अगर आप शुरू में इसका लक्षण पहचान लिए, डॉक्टर के यहाँ चले गए, दवाइयाँ चल गई, और दवाइयाँ चल गई तो आपका 6 महीने में एकदम कंप्लीट निर्मूल आप हो गए बीमारी से जी, खत्म। थोड़ी भी लापरवाही हुई, सावधानी हटी, कि ऐसी दुर्घटना घटेगी जिससे आप अपने को बचा नहीं सकते।
और दुर्घटना होगी रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के रूप में। आज रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से हम इतने ज़्यादा परेशान हैं, करीब करीब 72,000 केसेस हमारे रेसिस्टेंट टीबी के अभी चल रहे हैं। और रेसिस्टेंट टीबी का मतलब है कि उनका इलाज फिर 1.5 साल, हालांकि आजकल वैज्ञानिक धरातल पर ऐसे ऐसे ड्रग्स आ गए हैं, ऐसी आ गई हैं कि उसका भी हम लोग 6 महीने में इलाज करते हैं। दवाइयाँ महंगी है, सरकार की तरफ से भी आ रही हैं, मल्टी रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस का भी अलग प्रोटोकॉल है। लेकिन रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में जाना हमारे वैज्ञानिक क्षितिज के लिए, सामाजिक क्षितिज के लिए एक बहुत बड़ा थप्पड़ का काम करता है, क्योंकि हम क्यों जाने दें जी। अगर हमारे अवेयरनेस हो जाए, जल्दी इलाज हो जाए, तो रेसिस्टेंट टीबी की तरफ जाएंगे नहीं जी। और रेसिस्टेंट टीबी, आप समझ लीजिए कितनी भयावह स्थिति है कि एक रेसिस्टेंट टीबी अगर टीबी देगा दूसरे को बैक्टीरिया, तो वो रेसिस्टेंट टीबी ही देगा जी। तो वो रेसिस्टेंट टीबी फैला रहा है, वो नॉर्मल टीबी नहीं फैला रहा है। तो समाज में एक रेसिस्टेंट टीबी का विकराल रूप जो आ रहा है, जिसके वजह से कुछ दिनों पहले, कुछ अरसे पहले करीब करीब 90% मौत हम लोग कहते थे, 90 to करीब करीब 100% मौत ही कर ली। 24 महीना तक इलाज चलता था, 1.5 से 2 साल तक इलाज, जो नॉर्मल इलाज 6 महीने का इलाज, बहुत सस्ता इलाज, जो बढ़ के बहुत महंगा इलाज, और 1.5 से 2 साल तक। ये हमारे लिए सोचने की बात है कि कैसे नॉर्मल टीबी को रेसिस्टेंट टीबी में बढ़ने से रोकना है। और उसके लिए बस एक ही उपाय है कि आप समय पर सजग हो जाइए, समय पर चिकित्सक सलाह लीजिए। और सबसे बड़ी बात है अनामिका जी कि दवाई बीच में व्यवधान नहीं होना चाहिए। कई बार मरीज लोग इतने मशरूफ हो जाते हैं अपनी काम में, सब कुछ करके, चाहे वो गरीब तबका हो, हमने अमीर तबके में भी देखा है कि दवाइयाँ की, 15 दिन 20 दिन में थोड़ा ठीक हुए, भूल गए दवाइयों को। और ये सब हम समझते हैं कि इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा सामाजिक अपराध, वैज्ञानिक अपराध दूसरा नहीं हो सकता कि अगर आप टीबी की दवाई को बीच में अगर आपने इरेगुलर कर दिया, तो आप सबसे बड़ा कलंक बन के समाज में उतरिएगा। बिल्कुल कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए टीबी की दवाई जब शुरू कीजिए, 6 महीने तक शुरू कीजिए, लगातार, जब तक डॉक्टर आपको कहे नहीं, और 6 महीना के बाद आप उसको बंद कर सकते हैं। बीच में अगर आपने कभी थोड़ा बहुत ये किया, अनियमित किया, तो रेसिस्टेंट टीबी की तरफ बढ़ जाएगा। बिल्कुल। सर ने अभी एक बहुत अहम बात बताई दर्शकों की, टीबी की जो दवाइयां हैं उसे हमें नियमित रूप से डेली लेना है, उसे एक दिन भी बीच में हमें मिस नहीं करना है, नहीं तो जितनी भी मेहनत हम करते हैं वो सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएंगी। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं सर। सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स हो गए हैं लोगों के, समय नहीं दे पाते, कुछ भी खाते हैं, अनहेल्दी खाते हैं। ऐसा भी सर हम देखते हैं अभी के समय में कि स्ट्रेस को कॉम्बैट करने के लिए लोग स्मोकिंग्स का सहारा भी लेते हैं, स्मोक करते हैं, जो कि डायरेक्टली लंग को इम्पैक्ट करता है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये भी एक कारण है टीबी होने का? अनामिका जी, ये इतनी विकराल समस्या है जिसका आपने उल्लेख किया, जिसकी तरफ आपका ध्यान इंगित हम करने की कोशिश करेंगे कि आज स्टैटिस्टिक्स बताता है, आंकड़ा बताता है कि करीब करीब 9% टीबी के द्वारा मौतें जो हैं, टीबी से एसोसिएटेड मौतें, वो धूम्रपान की वजह से है, 9%। और आंकड़ा यह बताता है कि करीब करीब 30% युवा जो पूरे भारतवर्ष के आर्थिक ढांचे के बैकबोन हैं, युवा ही भारतवर्ष को एक क्रियाशील राष्ट्र के रूप में और उन्नत राष्ट्र के रूप में विकसित कर सकते हैं जी। उन युवाओं में, उन जवान लोगों में करीब करीब 30% ऐसे युवा हैं जो स्मोकिंग का सहारा ले रहे हैं। अब चाहे जिस वजह से हो, स्ट्रेस दूर करने की वजह से, या अपना मैनहुड और पर्सनालिटी निखारना, जो कि बहुत सारे मीडिया में इस तरह से भ्रामक प्रचार आते रहते हैं। स्टेटस सिंबल भी एक तरह से लोग देखते हैं। बिल्कुल। तो ये जो सिंबल है, इसको हटाना पड़ेगा। और ये धूम्रपान इतनी खतरनाक चीज़ है जिसकी वजह से टीबी तो खैर अपनी जगह पर है, मानसिक बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, और टीबी तो खास करके जैसा मैंने बताया कि 9% मौत धूम्रपान की वजह से होती है। और 30%, और उसमें सबसे ज़्यादा सोचने की बात है कि 18 से 25 की उम्र के जो लड़के हैं, जिनको हम नौनिहाली कहेंगे एक तरह से, जो समाज की रूपरेखा की नींव हैं, मील का पत्थर हैं जी, उनमें स्मोकिंग भी जबरदस्त तेज गति से बढ़ रहा है। तो इसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर बिल्कुल सर, अब कहते हैं वी आर व्हाट वी ईट, हम जो खाते हैं हमारा स्वास्थ्य उसी हिसाब से ढलता है। तो सर, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी में क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या सावधानियां खाने को लेकर रखें? साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या योगा, एक्सरसाइज से भी हम इस बीमारी को
दूर कर सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं, क्या कहें? जैसा कि मैंने बताया अनामिका जी शुरू में ही कि ये जंग है बैक्टीरिया और आपके रेसिस्टेंस पावर के बीच, इम्यूनिटी के बीच। तो जब डिफेंसिव फोर्सेस आपके कमज़ोर होंगे, हमारी इंडियन आर्मी कमज़ोर होगी, चाहे किसी देश की आर्मी कमज़ोर होगी, तो पड़ोसी देश तो खुश होंगे, वो आपको अटैक करेंगे और आपके जितनी भूभाग है उसको अपना छीनने की कोशिश करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा तरीका तो वही है कि आपकी आर्मी को डेवलप कीजिए, और आर्मी का डेवलप यानी इम्यूनिटी पावर डेवलप। इम्यूनिटी पावर डेवलप कैसे होगा? इम्यूनिटी पावर डेवलप होगा आपके खान पान से, इम्यूनिटी पावर डेवलप होगा आपके एक्सरसाइज की हैबिट से। WHO कहता है कि पूरे सप्ताह कम से कम 150 मिनट आपको चलना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। WHO ही कहता है कि 5 बार फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सर्विंग आपको लेना पड़ेगा। तो ये सारा, और योगा की बात आपने की, योगा से आपका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य सब बढ़ करके आपके अंदर एक नई हवा का संचार, एक नई ऊर्जा का संचार करता है। तो ये सारा आपको एक्सरसाइज, भोजन, योगा, ये सब आपकी इम्यूनिटी पावर को न जाने किस द्रुत गति से बढ़ाएगा और आपको ये टीबी का इन्फेक्शन कहीं मीलों तक नहीं लग पाएगा। जी बिल्कुल सर। सर अब इलाज की बात आपने की, सर इलाज में खर्च भी होता है और कई बार ऐसा होता है कि वो लोग जो उस खर्च को बेयर नहीं कर पाते वो बीच में ही इलाज अपना बंद कर देते हैं। सबसे ज्वलंत समस्या यही है अनामिका जी। जी सर। तो सर और इसके निराकरण के लिए सरकार ने इतनी सटीक व्यवस्था की है, मैं तो ये कहना चाहूँगा, और आज जो हम लोग सोचने वाले लोग हैं कि अब आपको टीबी के इलाज के लिए पैसे के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जो स्कीम आई है सरकार की, उसमें हर व्यक्ति को 6 महीने जो नॉर्मल इलाज होता है टीबी का, 2 महीना जो इंटेंसिव रेजिमेंट कहते हैं, जिसमें आइसोनेक्स, रिफाम्पिसिन, इथाम्बिटोल, पैराजेनामाइड, उसके बाद 4 महीना 3 ड्रग से, आइसोनेक्स, इथाम्बिटोल और रिफाम्पिसिन। तो ये 6 महीना का इलाज आपको सरकारी व्यवस्था में भी, और सबसे बड़ी बात है कि पहले प्राइवेट डॉक्टर्स को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अलग रखा गया था। अब है कि अब प्राइवेट को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया, यानी जो भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर, और ये सबसे बड़ी भयंकर भूल थी कि उस समय हम लोग प्राइवेट डॉक्टर्स को थोड़ा सा भूले हुए थे। अब जब प्राइवेट डॉक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए कि अब प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ, क्योंकि आप जानते हैं कि करीब 80% जनता, 70 से 75%, 80% कह लीजिए, लोग प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ ही पहला इलाज कराते हैं जी। और वहाँ ही अगर उनको कॉस्ट इन्वॉल्व हो गया तो वहाँ भी अगर आपको जितने भी इलाज होंगे वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगी। तो प्राइवेट में भी आपका गवर्नमेंट कॉस्ट बच गया, वो भी बच गया। खुदा ना खास्ता अगर आपको रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उसके लिए भी स्कीम है कि 6 महीना जो नया स्कीम आया है, BPAL का जो स्कीम आता है, उसको पूरा ड्रग में डिटेल में नहीं जाना चाहता, तो उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। इसलिए अब आपको कॉस्ट की भयावहता, भयंकरता के बारे में आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको फ्री सर्विस, बशर्ते कि आप जागरूक रहें, और ये जागरूक रहें कि 6 महीना तक आप किसी वजह से, लेकिन गरीबी की वजह से और मूल्यों के, दवा के मूल्यों की वजह से आपको दवा छोड़ने की जरूरत अब भारतवर्ष में नहीं रह गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर साइंस और मेडिसिन का जो सेक्टर है सर, वो एडवांस हो रहा है, अपग्रेडेड हो रहा है, बट फिर भी एक बड़ा तबका देखें तो सर, एक मेजर पॉपुलेशन है जो अभी भी टीबी जैसी बीमारी से ग्रसित होती है, इसे जड़ से अभी तक खत्म नहीं किया जा सका है। क्या कारण मानते हैं? यही तो अनामिका जी सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। जैसे मैंने कहा कि 18वीं सदी में बैक्टीरिया निकलता है और आज 2025 में, आज हम 2018 में टीबी मुक्त भारत की कल्पना जो प्रधानमंत्री ने की थी, 2025 तक भारत से मुक्त करना था, लेकिन अभी हमारा ये लक्ष्य है थोड़ा दूर नजर आ रहा है। जी जी सर। बहुत सारी परेशानियां हैं, और आज भी ये आलम है कि 2023 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं कि करीब 26 लाख मरीज टीबी के रिपोर्ट हुए हैं एक साल में। बिल्कुल। और लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, सिल्वर लाइनिंग जो कहते हैं, सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड, सबसे अच्छी बात क्या है कि जो मौतों का आंकड़ा है, जो इंसिडेंस का आंकड़ा है, काफ़ी घट गया। यानी 2015 से 2023 की अगर आप तुलना करें तो करीब 17.6% की कमी आई है इंसिडेंस में जी। और मोर्टेलिटी में करीब 22.4 की कमी आई है। तो कमी तो आ रही है, कमी आ रही है, लेकिन आपको जागरूक रहना होगा। जैसे मैंने कहा, जागरूकता सबसे बड़ी सीढ़ी है
सबसे बड़ा मील का पत्थर जागरूकता हमारा है कि हम टीबी के बारे में जानें, सही समय पर इलाज लें, इलाज को बीच में छोड़े नहीं, और जहां भी जाएं भीड़ भाड़ वाली जगहों में जहां भी जाएं कि किसी को टीबी हो सकता है, वहां आप एहतियात का इस्तेमाल करें। टीबी से आप कोसों दूर रहेंगे, टीबी पर आपकी फतह निश्चित है। जी सर, जाते जाते संक्षेप में आज के दिन क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं तो एक सलाह देना चाहता हूं कि आप जागरूक हों, टीबी के लक्षण को पहचानें, आपके अंदर का रेसिस्टेंस पावर है उसको बढ़ाएं, खान पान पर ध्यान दें, युवा पीढ़ी को खास करके धूम्रपान से बचें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, खान पान ठीक रखें, उसमें विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो। इसके बाद भी अगर आपको टीबी का इन्फेक्शन आ गया तो कभी डरे नहीं, क्योंकि कॉस्ट कभी आड़े हाथ नहीं आएगी। आप अस्पताल जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ जाएं, सारा खर्च, सारा मुफ्त में इलाज आपका संभव है, बशर्ते कि 6 महीना तक लगातार बिना कोई व्यवधान के, बिना कोई रुकावट के आप दवाई लेते रहें। स्वास्थ्य आपका है, टीबी कहाँ दूर भागेगा आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरा भारत टीबी मुक्त होकर के हम एक नए सपने, एक नए भारत को देख सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, आप कार्यक्रम में आए, आज के दिन आपने इतने इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ हमारे दर्शकों से साझा की, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसके लिए आप हमें लिख सकते हैं, इसके लिए आप हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddk.patna@gmail.com। इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो चला है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।